ओके। ओके, तो दो आप लोग ने पढ़ा था, दो आज पढ़ना था, यही ना? जी। आगे क्या है? आज वाला टॉपिक ही है, आज का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल आज हम लोग देखेंगे ना। इकोनॉमिकल कल ही हो गया था ना। ओके, सोशल से आ जाते हैं, ठीक है। तो सोशल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई बता सकता है कि वर्ल्ड में इंडिया पॉपुलेशन के अगर रैंकिंग दी जाए तो उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है? हाँ, फर्स्ट है। तो जो पॉपुलेशन इंडिया का सबसे टॉप पे, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर वन, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। एंड जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस क्वालिटी का रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में, ये बताइए। चाइना के तो क्वालिटी का है ही नहीं, हमारे पड़ोसी के भी क्वालिटी का नहीं, ठीक है। तो यही समझिए कि पॉपुलेशन आपका सबसे ज्यादा है एंड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो एक डेप्रीवेशन आएगा कि नहीं आएगा? कि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है जिसमें मात्र 100 बेड, ठीक है, एंड पॉपुलेशन आपके यहाँ वहां 20,000 30,000 लोग का है। तो क्या 20,000 और 30,000 लोग वो क्या 100 बेड में अपना काम चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। एक आदमी पे बिहार में कितने डॉक्टर्स हैं, कोई बता सकता है? या एक डॉक्टर कितने आदमी पे बिहार में? एक डॉक्टर है। उसी तरह पुलिसिंग की बात की जाए तो कितने आदमी पे एक पुलिस है पूरे भारत में और बिहार में? तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो डेटा है कि 10 लाख पे एक पुलिस वाला, 20,000 पे एक डॉक्टर, 850 पे एक बेड, क्या ये सही है बिहार के लिए या इंडिया के लिए? अगर आपका जो पॉपुलेशन है, अगर उसी को सही से आपका मतलब रिलेटिव मेजर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या आपका जो पॉपुलेशन है वो आपको डिप्राइव नहीं कर जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, अच्छा हेल्थ के पैरामीटर पे? करेगा कि नहीं करेगा? एंड जहां पे अच्छा हेल्थ का पैरामीटर आपका लैक किया, आप क्या हो गए? क्या हो गए? पुअर हो गए आप। तो इंडिया में सोशल कॉज आपको आया समझ में? क्या है कारण इंडिया का सोशली पुअर होने का? क्या है कारण बताइए? हेवी पॉपुलेशन विस अ विस लो इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, वन पुलिस ऑफिशियल on 1 lakh population, one bed in hospital for 850 people। आया कॉज समझ में? सोशल कॉज क्या है? तो एग्जाम में जब भी सोशल कॉज आप लिखिएगा तो आप ये एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं, ये वाला लाइन पुट अप कर सकते हैं क्या? तो इससे आपको नंबर मिलेगा। तो ये वाला सोशल कॉज में उतार लीजिए, जो जो लोग नहीं उतारे। अंशु कहाँ चली गई?
हो गया। उसके बाद सोशल में दो तीन कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है। सोशल डेप्रीवेशन का, जिसमें तीन कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, रूरलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, एंड द थर्ड वन इज कास्टाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। अब तीनों कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सोशल फैक्टर में तीन कंसेप्ट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, सेकेंड कंसेप्ट है रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, एंड थर्ड कंसेप्ट है कास्टाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। मतलब फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी मतलब एक डियाना पर्स थी, उनका ये टर्म कॉइन किया गया। उनका कहना है कि जो फीमेल है उनके में पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है। उसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट है, ये कहता है रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, जो गांव के लोग हैं उनके में पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है। एंड द थर्ड वन इज कास्टाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, जो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके में पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। जिसके कारण ये साइकिल चलते रहता है एंड आपका एक लॉन्ग टर्म, जो हमने कल की क्लास में देखा था, सस्टेन्ड और क्रोनिक डेप्रीवेशन का, वो इफेक्ट कर जाएगा एंड आगे की जनरेशन सारा पुअर होते जाएंगे। आया समझ में? आया? तो अब एक एक कंसेप्ट को हम लोग इलेबोरेट करके देखेंगे। तो ये वाला पहले उतार लीजिए। सोशल डेप्रीवेशन में तीन कंसेप्ट है, फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी एंड कास्टाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। एंड प्लीज बियर विथ माई हैंड राइटिंग। मेरा हैंड राइटिंग निहित सर और रौनक सर की तरफ तो अच्छा नहीं है बोर्ड पे, तो जहां नहीं समझ में आए उसी समय पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाद में मुझको खुद ही नहीं आता है समझ कि मैंने क्या लिखा है। हो गया? चलिए, तो पहला कंसेप्ट देखते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी के बारे में। ओके, तो ये जो टर्म था डियाना पीट्स का कॉइन किया गया हुआ है। इन्होंने बताया जो फीमेल है उनके में पॉवर्टी हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है, बट एक डेटा आया था अभी पीएलएफएस का, उसमें जो आपको वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट जो है फीमेल का वो 41.7% है। तो आपको बोलना चाहिए कि सर जब फीमेल का पार्टिसिपेशन ही 41% है तो कैसे फीमेल पुअर हो रही है? कोई बता सकता है कैसे? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और थोड़ा सा क्लोज बताइए। मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कोई? देखिए, जो पार्टिसिपेशन रेट आया है वो बस फीमेल का पार्टिसिपेशन बताता है, फीमेल का इनकम नहीं बताता। क्योंकि पार्टिसिपेशन फीमेल का 41.7% है, बट वो पार्टिसिपेशन आपको एग्रीकल्चर में है जिसमें उनको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। वो अनपेड वर्क करती है, ठीक है। इसी तरह वो अपने घर के कामों में देखिएगा, डोमेस्टिक में, तो जो उनका घर का काम होता है, ठीक है, लाइक दादा दादी का सेवा करना, बच्चों को तैयार करना, ठीक है, इनके लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता। एंड अगर वो अनपेड वर्क में अपना सारा टाइम दे दे रही है तो क्या उनके पास वो टाइम बचता है? अजी, क्या उनके पास वो टाइम बचा जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके? नहीं बचा टाइम। इसी को कहा गया मदरहुड पेनाल्टी, ठीक है। एंड यही टाइम जब नहीं बचा तो तीन टर्म तो आपने समझ लिया यहाँ पे। ये बताइए आप लोग में के घर पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर की महिलाओं के नाम एसेट है? ये बताइए। अब सब हाथ उठा देंगे, मेरा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा।
इसलिए बहुत कम लोग हाथ उठाइए, जिनके पास है वो भी नहीं उठाइए, ठीक है। अब समझिए, तो आप लोग शहर में ना, इसलिए आज भी गांव में आप जब जाइएगा तो में महिलाओं के नाम एसेट नहीं होता, एसेट हमेशा पुरुष के नाम होता है, मेल के नाम या द ओनर ऑफ द फैमिली के नाम। लाइक लैंड आप देखिएगा, दादा के नाम, दादा से पापा के नाम, पापा से बेटा, फिर आगे परपोता, जहां तक जाए वहां तक चलते रहता है। यही फीमेल में नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण उनके पास एसेट नहीं है। और जब उनके पास एसेट ही नहीं है, वो जाएंगे बैंक में लोन लेने, अपना स्टार्टअप तैयार करने, क्या उनको कोई बैंक लोन देगा? बैंक लोन ही नहीं देगा तो क्या वो अपना स्टार्टअप तैयार कर पाएंगी? अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको? नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी से डीबार कर दिया गया उनको, ठीक है। इसी को कहा गया, जब ये साइकिल में आप बनाइएगा तब बन जाएगा क्या? फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। मतलब फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी सिर्फ एक कारण से नहीं होता, इसका मल्टीपल वर्क है, एंड सब आपस में जुड़ गए एक साइकिल से, तब आपका क्या बनता है? फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। लाइक सबसे पहला, लाइक जब लड़की जन्म ही लेती है तो देखिएगा उसके यहाँ सोशल इनइक्वालिटी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जेंडर बायसनेस। आप फीमेल जब बड़ी भी होंगी तो मेल को हमेशा हायर पेड वर्क मिलेगा कंपेयरिंग टू फीमेल। यही लेबर में देख लीजिएगा तो मेल को क्या चार्जेस है, कुछ बता पाएगा? 500, एंड फीमेल का मिनिमम, फीमेल का मिनिमम, क्योंकि मेल जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ से हेवी रहते हैं, ठीक है, तो वो भारी सामान उठा के ले जा सकते हैं, इनको ज्यादा पैसा मिलता है। एंड फीमेल को हमेशा कम पैसा, क्योंकि उतना स्ट्रेंथ उनके पास नहीं होता, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बाय द वे, ये मेरे खिलाफ ये सब नहीं करिए कि सर थोड़ा एंटी फेमिनिस्ट ये सब है, ठीक है। तो इसी के कारण से आप देखिएगा हमेशा जेंडर का एक बायसनेस सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर जब लड़की जब जन्म लेगी तो आप देखिएगा मेल को अच्छे स्कूल में बहुत सारे घरों में, फीमेल को उतने अच्छे स्कूल में नहीं। इसी तरह मेल को ज्यादा दिन तक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट फीमेल को नहीं। आप देखिएगा बीपीएससी में आप लोग, आपके जो सोसाइटी में लोग होंगे, तो मेल है अटेम्प्ट दिए जा रहे 40 साल तक, बट फीमेल देखिए 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम, उसके बाद शादी हो जाता। तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी आपने सीखा ना, तो उसी से ये इनइक्वालिटी सिर्फ बड़े होने पे नहीं, बच्चों के साथ भी आ जाती है जो फीमेल होती है। तो जो सोशल इनइक्वालिटीज होता है, ये जन्म देती है आपको लिमिटेड एजुकेशन को। और जब फीमेल के पास लिमिटेड एजुकेशन होगा तो उनको क्या मिलेगा? लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जब फीमेल को जॉब ही नहीं मिला, ठीक है, प्रैक्टिकल करके सोचिए, तो वो क्या करेंगी? हाउस होल्ड वर्क में जाएंगी, बिल्कुल सही। हाउस होल्ड वर्क, बट क्या ये पेड होगा कि अनपेड? तो अनपेड हाउस होल्ड वर्क में जाएंगी वो, वहां पे उनके साथ होगा क्या? डोमेस्टिक वायलेंस। एंड क्या उनके नाम कोई प्रॉपर्टीज होती हैं? नो इनहेरिटेंस राइट। जब उनके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्या आगे कोई अपॉर्चुनिटी होगी उनकी? नहीं होगी। फिर यहां से होगा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, एंड फिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी से सोशल इनइक्वालिटी, एंड यही साइकिल चलते रह जाएगा, एंड यही आपका कहलाएगा फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये एक विशेष साइकिल है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का, ठीक है। आया समझ में? ये क्या होता है फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी? महिलाओं में पॉवर्टी का रेट ज्यादा देखा जाना, इसको कहता है फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। किस लिए ये होता है? कॉजेज, सोशल इनइक्वालिटी। ये तो आप इंप्लीकेशन बता रही है, चलता कैसे? कॉजेज भी पूछ रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन बोला तो जेंडर गैप इसको कहेंगे। अब थोड़ा कीवर्ड्स हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। जेंडर गैप। सेकेंड, अनपेड केयर वर्क, ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ टाइम फॉर डेवलपिंग हर पोटेंशियल, थर्ड हो गया। फोर्थ, नो इनहेरिटेंस राइट्स ड्यू टू लैक ऑफ एसेट्स,
ठीक है, विच लीड्स टू द लैक ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये चार आपको कॉज आ गया। तो सबसे पहले ये डायग्राम अपने कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद राइटर फॉलो करें। क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी? अब ये आउटडेटेड हो गया, लैक ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स दिया ना मैंने, वो तो सब लिखेगा ना कॉपी में। आप वो लिखिए जो किसी कॉपी में नहीं है, तभी तो नंबर मिलेगा। कल वाला क्लास आपने देख लिया था? एंड ये चीज को बस इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं रखिएगा, ऐसे में भी यूज करिएगा। अगर फीमेल पे क्वेश्चन आया, बीच में ये कंसेप्ट को पुट करना है, इसका कॉज बताना है, वे फॉरवर्ड बताना है, मतलब समझिए एक पेज का कंटेंट आपको मिल गया। ठीक है, अभी लास्ट में जब मैं वेन डायग्राम बताऊंगा ना, ये रूरलाइजेशन कास्टाइजेशन के बाद, तब देखिएगा। हो गया, लिखिए सब। चलिए लिखिए। फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी refers to phenomenon where women represent disproportion percentage of poor percentage of poor women represent a disproportionate percentage of poor facing deeper and more prolonged deprivation than men due to structural inequalities। कॉजेज में आइए, कॉजेज में पहला ऑक्यूपेशनल सेग्रेगेशन एंड अनपेड वर्क। ऑक्यूपेशनल सेग्रेगेशन एंड अनपेड वर्क। अगर एग्जाम में आपको नोट्स नहीं याद हुआ, ठीक है, वो नहीं याद होता किसी को नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो क्लास में जो कंसेप्ट आपको बताया गया ना, उसको पकड़ के आंसर लिख दीजिए, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप भले ही नोट्स भूल जाइए, ये बोर्ड पे लिखा हुआ ये सब भूल जाइए, सब चलेगा, बट जो क्लास में मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं, अगर आप उसी को याद रखिएगा ना, ये आप खुद बना लीजिएगा, ये रटने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए इसको रटिएगा कभी नहीं, हमेशा समझिएगा, खुद बनाने का ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो नहीं सकता है कि मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में तो मैं रहूंगा नहीं कि आपके बदले आंसर लिखूंगा। ठीक है, इसलिए सीखिए चीज को, रटिए नहीं। ठीक है, चलिए, कॉजेज में क्या बताया मैंने, ऑक्यूपेशनल सेग्रेगेशन एंड अनपेड वर्क, इसमें लिखिए women are women are concentrated in the informal sector
informal sector, or perform unpaid family labor, unpaid family labor, unpaid family labor, full stop. अब नीचे पेन अगर दूसरा कलर का है तो दूसरे कलर के पेन से लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट करना है आपको एग्जाम में भी। एंड एग्जाम में जब इस पॉइंट को डालिएगा तो नोट डाल के डालिएगा कि एग्जामिनर इसको देखे, ठीक है। एग्जामिनर आपका आंसर नहीं देखेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ये पॉइंट मैंने देखो, तो उसको हाईलाइट करके नोट लिखिए तब लिखना है। जिनके पास दूसरे पेन का कलर है, दूसरे कलर का पेन, वो दूसरे कलर से लिखेंगे। लिखिए, while the female labor force participation rate, while the female labor force participation rate rose to 41.7%, 0.7%। अब ब्रैकेट डालिए, आपको बताना होगा ना कि कहां से आपका सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का, क्योंकि बिना कोई भी डेटा सोर्स का बिना लिखिएगा आपका नंबर उतना नहीं मिलेगा। यही सोर्स लिख दीजिएगा ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। सोर्स लिखिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024, इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। This surge was largely driven by rural women returning to agriculture, returning to agriculture as unpaid workers, as unpaid workers। हो गया। सेकेंड पॉइंट आई। अब देखिए, पहला जो पॉइंट आपने लिखना उसमें आपने प्रो भी गए एंड एंटी भी गए। आप पहला पॉइंट को गौर से देखिएगा। आपने ये बताया कि फीमेल का अनपेड केयर वर्क है, आपने ये भी बताया कि पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है एंड उसका कारण भी आपने बता दिया। मतलब अपने आर्गुमेंट को काउंटर आर्गुमेंट देके आपने दोनों एक ही पॉइंट में आपने लिख दिया, एक ही पॉइंट में दोनों आंसर एग्जामिनर के लिए, ठीक है। करंट से भी आपने लिंकेज कर दिया, अगर उसके दिमाग में सवाल आ रहा है तो कि फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, एंड उसका आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि अभी फिलहाल तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है बट उसका मेन कारण ये है। आया समझ में? तो एग्जाम में ट्राई करेंगे हर पॉइंट में आपका मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो, क्योंकि जो मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाला होता है ये सिर्फ आपको टॉपर के कॉपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के कॉपी में नहीं देखने को मिलता है। वो बस ऐसे लिखेंगे जो आप लोगों ने बोला, पैट्रियार्की, सोशल इनइक्वालिटी, थर्ड दिस दैट, फोर्थ दिस दोस, ठीक है। तो वो अब आप लोग को नहीं करना है। आप यही समझिए कि एग्जाम जो ले रहा है एक ब्यूरोक्रेट की तरह एग्जाम लिखिए, तभी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा मेंस, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। लिखिए द जेंडर वेज गैप, द जेंडर वेज गैप। इसमें लिखिए इवन इवन when women engage in paid labor, they earn significantly less। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए टाइम पॉवर्टी, थर्ड पॉइंट टाइम पॉवर्टी। लिखिए द asymmetrical, the asymmetrical burden of unpaid care work, of unpaid care work limits women's ability
ability limits the women's ability to participate in skill enhancement in skill enhancement. And the fourth one will be lack of asset ownership. Lack of asset ownership. इसमें लिखिए इनहेरिटेंस लॉज एंड patriarchal norms restrict women's access to land and property. Access to land and property. ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं. ठीक है, नो एसेट लीड्स टू नो कोलैटरल, लीड्स टू नो लोन, लीड्स टू नो स्टार्टअप, लीड्स टू पॉवर्टी. ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली आप फ्लो चार्ट में ही बना सकते हैं इस पॉइंट को. ठीक है, तो एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पे अपना फ्लो चार्ट बना के दिखाइए मुझे. मैं पर्सनली सबका फ्लो चार्ट अभी देखूंगा. गलती भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा जल्दी करिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा. हो गया. इसको यहाँ पे ले आइएगा. ये जो पॉवर्टी इन फीमेल है ना, इसको यहाँ पे करिए एंड इसको भी इससे कनेक्ट कर दीजिए. पॉवर्टी होगा तो फिर एसेट नहीं होगा, एसेट नहीं होगा तो इसको कनेक्ट कर दीजिए. ऐसे नहीं. फिर नहीं. लो एसेट हो गया. ठीक है, यहाँ से आएगा लो लोन, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा. ठीक है, फिर इसका ये. हाँ, ठीक है, दिखाइए. नो स्टार्टअप नहीं, नो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, स्टार्टअप आप एक सिंगल बिजनेस के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर नो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, उसके बाद फिर पॉवर्टी, फिर आपका पॉवर्टी है तो नो एसेट वाला. आप दिखाइए. हो ही रहा है. अच्छा बढ़ेगा. ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है, लो कैपेसिटी. कैपेसिटी नहीं, लैक ऑफ एसेट से क्या होगा, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट. फॉर्मल क्रेडिट नहीं है तो क्या होगा, लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर एसेट नहीं है फिर पॉवर्टी हो जाएगा. तो यही पूरा राउंड में आ जाएगा. ये क्या है, जेंडर गैप से नो एसेट कैसे आ गया. जेंडर गैप के जगह नो इनहेरिटेंस राइट लिख दीजिए यहाँ पे. उससे नो एसेट, फिर लैक ऑफ अवेयरनेस. नहीं, गलत है, बहुत गलत है, इसको सुधारिए. हो गया आपका. नो इनहेरिटेंस लॉस ऑफ नो कोलेटरल एसेट, नो अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. नो कोलेटरल एसेट है ना, तो इससे आपको अपनी लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट होगा यहाँ. ठीक है, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इसके और इसके बीच में आएगा. ठीक है, उसके ये जो है यहाँ आएगा लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों के बीच में डालिए लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट.
इसको सर्कल करिए ना, ऐसे अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। इसको सर्कल में बनाइए, ठीक है, एंड इसको राउंड करिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। दिखाइए। लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, ठीक है, नो लोन एक्सेस, ये बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, उतना एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। नो स्टार्टअप में लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये ठीक है, ये पूरा सर्कल में कर दिए, ठीक है, दिखाइए। इसको सबसे पहले राउंड में करिए। नो को लैक ऑफ लोन्स, ठीक है, नो की जगह लैक कर दीजिए बस। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट वाला पॉइंट हमने देख लिया, मैक्सिमम लोगों ने सही बनाया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन का जरूरत है, वो ओवर द टाइम खुद ही आप लोग में हो जाएगा। तो पहला वर्ड खुद से बनाया, ठीक है, तो इसलिए उतना स्ट्रेस लेना नहीं। तो पहला कंसेप्ट हमने देख लिया। हम्म क्या? टाइम पॉवर्टी मतलब नाम ही से सुनिए, टाइम मतलब क्या होता है? समय। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। जिसके पास समय की गरीबी है, मतलब टाइम ही नहीं है उनके पास, लाइक फीमेल के पास जो हाउस होल्ड सेक्टर में काम करती है, उनके पास अपने लिए टाइम है? बताइए, नहीं है टाइम। लाइक मुझे देख लीजिए, मैं फीमेल तो हूँ नहीं, यहाँ पूरा वर्क के बाद मैं जाता हूँ घर पे, वहां पे स्टूडेंट सर नेगेटिव हो रहा है, सर ये वाला थोड़ा बताइए, सर वो बताइए, तो क्या मुझे अपने लिए टाइम है? नहीं है। अब रात के 12:30 बजे सर ये वाला पीडीएफ दे दीजिए, सर वो वाला पीडीएफ दे दीजिए। अब बताइए, खुद के लिए टाइम नहीं बच रहा, तो मेरे पास क्या है? टाइम पॉवर्टी, आई एम टाइमली पुअर, ठीक है। सिर्फ टाइम पॉवर्टी फीमेल को लेके नहीं कह सकते हैं, आप लोग के पास भी अगर टाइम नहीं होगा खुद के लिए, तो क्या हो जाएगा? आप लोग क्या हो जाएगा? टाइमली पुअर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। क्या था सेकंड कॉन्सेप्ट? पॉवर्टी। मतलब जो पॉवर्टी है, ये सिर्फ गांव में मैक्सिमम है, ठीक है, एंड इसी के कारण क्या होता है कि जो गांव है वो एट द एंड पुअर हो जाता है, एंड वो जनरेशन के जनरेशन पुअर ही रहता है, कभी बाहर नहीं आ पाता है। आप बहुत सारा भी गांव देखे होंगे, आप न्यूज पिंच का एक रिपोर्ट देखे होंगे आई थिंक इलेक्शन के टाइम, कि बिहार का एक रोहतास के बगल में कोई गांव है जहां अभी भी इलेक्ट्रिसिटी वहां नहीं है। नहीं है, वो क्या है? पुअर ही हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वेटेड इंडिकेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी एक था ना कंडीशन, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्या हो गया? वेटेड पुअर। ऐसा तो नहीं कि आज ही नहीं है वहां पे, पहले से भी नहीं है। क्यों पहले से नहीं है वहां पे? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वहां पे उतना दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या हो गया? क्रॉनिक डेप्रीवेशन हो गया यहाँ पे, एंड आने वाले टाइम में भी वो गांव गरीबी रह जाएगा। उसी का कारण हम लोग अभी देखेंगे, रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। क्यों? जो पॉवर्टी है हमेशा गांव में ही सीमित है, शहर में जब आती है तो उसका आपको डायमेंशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो गांव में पॉवर्टी सबसे ज्यादा होने का सबसे बड़ा बड़ा कारण है आपका एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब जो लैंड है वो क्या है? एक लिमिटेड है, एंड जो पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ रही है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी गांव में 100 हेक्टेयर की लैंड है, वहां पे 100 लोग रहते हैं, तो पर आदमी पे कितना हेक्टेयर हुआ? 1 हेक्टेयर। अब वो 100 आदमी के एक एक बच्चे हो गए। अब बताइए पर हेक्टेयर कितना कितना लैंड हुआ? हाँ, हाफ ऑफ हेक्टेयर। अब सारे बच्चों ने अपना शादी कर लिया, अब बताइए 0.25 हेक्टेयर हुआ ना। अब उनके एक बच्चे आ गए, तो इसी तरह लैंड क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट करते जा रहा है, एंड पॉपुलेशन क्या जा रहा है? एप्रिशिएट करते जा रहा है। तो ये बताइए, जो प्रोडक्टिविटी आपको 1 हेक्टेयर के लैंड में मिलती थी, क्या वो मिलेगी? छोटे से लैंड में ना आप उसमें खर्चा कर पाइएगा, न ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाइएगा, क्योंकि पहले 1 हेक्टेयर का लैंड था तो आपका उपज होता था। अब इतना छोटा लैंड, इस पे आप क्या खर्चा कर पाइएगा? तो गांव में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस, एक तो जमीन नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, ठीक है, अभी के कंडीशन में, ऊपर से जो पॉपुलेशन है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए, एक ही खेत पे सारे लोग काम कर रहे हैं, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या रही है? जीरो। कल समझा था हम लोग ने। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा,
ये बताइए गांव में अभी भी कितने एग्रीकल्चर के अलावा और कोई जॉब है? नॉन फार्म एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, बहुत कम। लाइक एमएसएमई, एमएसएमई मतलब समझते हैं ना, ये आगे भी डिटेल में कहेंगे। कितने दुकान है अभी भी गांव में? बहुत कम दुकान है। अभी जब जाइए कभी किसी गांव में, ठीक है, मैं भी ट्रेवल करता हूँ तो बीच गांव से होकर कभी जाता हूँ, दूर दूर तक कोई दुकान ही नहीं रहता, दूर दूर तक सिर्फ खेत और खेत। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही है वहां पे, नॉन फार्म वर्क नहीं है। एंड जब तक नॉन फार्म वर्क नहीं आएगा, आपका जो इनकम है वो अदर डायमेंशन से नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, डिमांड ही नहीं जनरेट होगा, ना सप्लाई क्रिएट होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो गया। तो ये, एंड तीसरा पे आइएगा तो क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी, मतलब जो मौसम है, एग्जिस्टिंग जो आपका एग्रीकल्चर है उसको तबाह कर देता है वो, तो गांव का इनकम वैसे भी कम हो जाता है। क्या? तो ये जो तीन कारण है जिसके कारण गांव में भी सबसे ज्यादा पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है। एंड इसी कंसेप्ट को कहा जाएगा रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी को गांव में सीमित हो जाना। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी का। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसमें लिखिए रूरलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी highlights highlights a special concentration of poverty where rural population face vastly where rural population face vastly higher rates of multi-dimensional deprivation compared to urban counterparts. Dimensional, multi-dimensional deprivation compared to urban counterparts. कॉजेज पे आइए। एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस एंड disguised unemployment, distress and disguised unemployment। इसमें लिखिए a massive segment a massive segment of the rural workforce relies on agriculture relies on agriculture which suffers from low productivity, comma, fragmented landholding and disguised unemployment, disguised unemployment। सेकेंड लिखिए लैक ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज। इसमें लिखिए स्लोअर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, slower structural transformation means rural areas lack sufficient rural areas lack sufficient MSME or manufacturing ecosystem manufacturing ecosystem।
हो गया। थर्ड लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। अभी कहाँ है, एमएसएमई जो है वो रूरल सेक्टर में काम करता तो वह नॉन फार्म एक्टिविटी आ जाता ना। हम लोग अभी देख रहे हैं केस की रूरल एरिया में पॉवर्टी क्यों ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एमएसएमई अभी नहीं उतना पहुंच पा रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, बट अभी वो गांव में नहीं आ पा रहे हैं। गांव में एमएसएमई का क्या 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बताइए कहाँ से एमएसएमई आ गया, इसलिए। चलिए लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, पुअर कनेक्टिविटी, पुअर कोल्ड स्टोरेज, inadequate healthcare facility, education, ये खुद से आप लिख दीजिए डेफिसिट। इसमें हेल्थ एजुकेशन में सब लैक लैक लगा दीजिए, हो जाएगा। हाँ क्या, इसमें भी रिपीट कर दूँ, लिखिए लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, inadequate cold storages, etc। हो गया, चलिए। And the last concept of the social deprivation is the casteization of the poverty, casteization of the poverty। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एसे पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये समझिए आप। ये कंसेप्ट कहता है कि जो पॉवर्टी है आपका, ठीक है, ये आपको हमेशा एससी एसटी ये सब में जो ट्राइब्स होते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी, जो अपर कास्ट है या आपको सोसाइटी के अपर पार्ट के लोग हैं उनसे, ठीक है। कंसेप्ट आपका ये कहता है, ठीक है, जो सोसाइटी में जो एससी एसटी हो गए, ट्राइब्स हो गए, उनके में आपको ये पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो क्या होता है एक चेन के साथ वो खुद ही बाहर नहीं आ पाते, जिनके कारण जनरेशन टू जनरेशन वो पुअर हो जाते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट है कि कॉज क्या है, तो सबसे पहला कॉज है हिस्टोरिकल डेप्रीवेशन, मतलब जो इतिहास में इनके साथ डेप्रीवेशन हुआ है एसेट्स को लेके। ये बताइए क्या कभी हमने इनको एसेट दिया है, कि ये एसेट ओनरशिप, ट्राइब्स के पास एसेट ओनरशिप नहीं होता, ठीक है, लैंड भी उनके नाम पे नहीं होता। एससी एसटी जो हो गए हमारे, उनको भी हम कभी भी लैंड को ओन करने का अधिकार जो है वो कभी मिला ही नहीं, ठीक है। तो उनके पास सबसे पहला कारण क्या आ गया, एसेट डेप्रीवेशन जो हिस्टोरिकल है, ठीक है, जो जब से आपका मॉडर्न इंडिया या आपका एंशंट के बाद जाइएगा तो आप यही देखिएगा जो नीचे वर्ण के लोग थे उनके पास एसेट होल्ड करने का पावर नहीं था, एंड वही चलता आ गया, एंड आज तक उनके पास एसेट होल्ड करने का पावर नहीं दिया गया, ठीक है। सेकेंड जो रीजन है मेन, वो है आपका उनका ऑक्यूपेशन इमोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी मतलब एक ऑक्यूपेशन से वो दूसरे ऑक्यूपेशन में जा ही नहीं सकते हैं। मोबाइल मतलब क्या होता है, एक जगह से मूव करना दूसरे जगह पे, इमोबाइल मतलब एक ही जगह पे रहना। जो उनका ऑक्यूपेशन था उसी में वो है, उनका बेटा भी वही ऑक्यूपेशन में आएगा, उनका पोता भी वही ऑक्यूपेशन में आएगा, ठीक है। ये सोसाइटी का इनइक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एक रिपोर्ट आया था आपका यूनिसेफ का, कहा गया था इंडिया में 99% ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स आर फ्रॉम द एससी एसटी कैटेगरी, है समझ में। तो इससे क्या रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है हमने वहां तक ही उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब आप एक ही ऑक्यूपेशन में उनको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा तो क्या उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आएगा, नहीं आएगा। एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं आया या फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं आया तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं तो क्या उनको कोई जॉब में रखेगा, एंड उनके पास जब जॉब ही नहीं तो क्या वो पुअर हो जाएंगे। बन गया एक लॉन्ग टर्म चेन साइकिल, एक फ्लो चार्ट, आया समझ में। उसके बाद देखिए जो थर्ड मेजर कारण है वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसका मतलब समझिए जो एससी एसटी ट्राइब है उनको हम लोग क्या किए, एक ज्योग्राफी में आइसोलेट कर दिए कि आपका जगह उधर है, आप लोग उधर ही रहो, ठीक है। एक मतलब बीच में ग्लास सीलिंग और बैरियर लगा दिए हमने, एंड कहा कि हमारे पास नहीं आना। तो जब आपने उनको क्या कर दिया,
पूरा जो शहर से एक रिमोट एरिया में ट्रांसफर कर दिया जहां पे उनके पास एक्सेस ही नहीं है अच्छे पानी का, अच्छे स्वास्थ्य का, तो वो पुअर हो गए कि नहीं हो गए पुअर? अगर एग्जाम्पल देखना है तो चले जाइए पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन, वहां पे आप लाइन से देखिएगा कि कहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, बगल में नाली है, उधर ही उनका घर है। वो लोग क्या है, वही तो वो चाहते तो यहाँ पे भी बोरिंग रोड में आके रह सकते थे, बट यहाँ उनको लोग ने रहने दिया नहीं, रहने दिया, वो शहर से दूर जाके बसे। ठीक है, इसी को कहा गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, फिर देखिएगा लैक ऑफ द मार्केट एक्सेस, उनको हमने मार्केट से भी दूर रखा। ठीक है, कि आपको मार्केट में आना नहीं है, मार्केट में दुकान खोलना नहीं है, मार्केट में कोई सामान आपको नहीं खरीदना। ठीक है, दूसरे के मार्केट में जाके चापाकल से पानी तक नहीं पीना। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल डेप्रीवेशन हुआ उनके साथ, जिसके कारण जो पॉवर्टी थी वो हमारे कुछ पर्टिकुलर कास्ट में जाके सीमित रह गई एंड वही आगे चेन की तरह आगे बढ़ते चल रहा है। आया समझ में? एंड इसी बैरियर को तोड़ने के लिए सरकार अलग अलग क्या कर रही है, प्रोग्राम्स निकाल रही है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इज द कास्टाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। जो पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं वो कभी पॉवर्टी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जो बगल की सोसाइटी है उनको निकलने ही नहीं दे रही, जिसके मेन 4 कॉज आपको अभी पता चल गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है एंड इसको प्लीज इकोनॉमिक्स से बाहर लेके जाइए, एसए में भी जब पूछा जाए एसए में भी लेके जाइए। ठीक है, अगर एक कंडीशन अब आपको और दे रहा हूं, सबसे खतरनाक पॉवर्टी का कंडीशन अब देखिए। हमने पहला क्या पॉइंट देखा था, फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, ये है फीमेल पुअर। ठीक है, फीमेल पुअर। सेकेंड कंसेप्ट हमने क्या देखा, ये है गांव का गरीब। थर्ड हमने क्या देखा, कास्टाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, एक पर्टिकुलर कास्ट का गरीब। एंड ये जो है पता कौन है, एक फीमेल दलित जो गांव में रहती है। अब इससे ज्यादा क्रोनिक डिप्रीवेशन किसी इन भी हिंदुस्तान के नागरिक में नहीं है, एक फीमेल दलित महिला जो गांव में रहती है, इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। आया समझ में? इसलिए ये 3 कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी था एंड यही वो वेन डायग्राम। आया समझ में? एक फीमेल गरीब महिला, एंड आप समझिए जब इतना सीवियरली वो डिप्राइव्ड है तो क्या उसको गरीबी से बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा? लगेगा। एंड यही चेन को इसको तोड़ना है। ठीक है, ये आप समझिए। तो इंडिया में अगर पॉवर्टी का रेट आपको जानना है या कोई प्रोग्राम आपको गवर्नमेंट का लाना है तो किसके लिए सबसे पहले लाना होगा, फीमेल दलित महिला के लिए। तभी इसी को कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच, नॉट द ट्रिकल डाउन थ्योरी, जो हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आया समझ में? तो जब भी एग्जाम में आप कोई प्रोग्राम लिखिएगा सबसे पहले किससे स्टार्ट करिएगा, फीमेल लिविंग इन रूरल एरिया एंड इज दलित। ठीक है, रूरल दलित वुमेन। ठीक है, एंड ये मेंशन करके ये डायग्राम बना के आपको कैसे भी फिट कर देना आंसर में। ठीक है, तभी आपको 1 नंबर ज्यादा मिलने वाला है दूसरे से। आया समझ में? एंड यही कहा गया बॉटम अप अप्रोच। आया समझ में? चलिए तो पहले ये कंसेप्ट लिख लेते हैं, कास्टाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, सॉरी पॉवर्टी। लिखिए, कास्टाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी describes the overlapping of economic deprivation with traditional social hierarchies where scheduled caste and scheduled tribe bear the heaviest burden of poverty। अगर आपसे इंटरव्यू या मेंस में रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आए, आप इसको डाल सकते हैं अपने आंसर में इजिली, आर्गुमेंट्स इन फेवर को लेके। एंड ये काफी कम लोगों के कॉपी में रहेगा बाय द वे। ये डायग्राम हो गया, ये कंसेप्ट हो गया जो आप अभी पढ़े हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको इकोनॉमिक्स तक सीमित मत रखिएगा। ठीक है, आगे लिखिए कॉजेज में
Huh? Scheduled caste and tribes bear the heaviest burden of poverty. Heaviest burden of poverty. Causes में आइए, historical asset deprivation. Historical asset deprivation. इसमें लिखिए, centuries of social exclusion denied SC and ST access to land, education and capital. और इसलिए आप देखिएगा ना कि अभी भी जितने लैंडलेस लेबर हो गए, जिनके पास खुद का जमीन नहीं है, लेबर का काम कर रहे हैं, वो इन्हीं कम्युनिटी से आते हैं। उसका मेजर रीजन है आपका हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन, कभी हक ही नहीं दिया गया इसलिए। ठीक है, सेकेंड लिखिए, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। इसमें लिखिए, ट्रेडिशनल कास्ट नॉर्म्स often force marginalized groups into low paying, hazardous occupation. एग्जाम्पल, लाल पेन से एग्जाम्पल लिखिएगा या चेंज कर लीजिएगा कलर, जो नहीं चेंज कर सकते नोट लिख के लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, 99% of manual scavengers in India are from SC and ST. थर्ड लिखिए, exclusion from market and services. Exclusion from market and services. इसमें लिखिए, दलित्स दलित्स and Adivasis often face subtle discrimination, SUBTLE, subtle discrimination in excess of credit, in excess of credit, housing, हाँ, credit, comma housing, comma fair prices in market. What is the meaning of subtle? जो नोटिस जल्दी नहीं किया जा सकता, नॉट वेरी नोटिसेबल। ठीक है, हाँ, फेयर प्राइस क्या हो गया, बस इतना ही था। फ्रॉम द मार्केट हो गया। लास्ट आइए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन are frequently located in remote or hilly terrains, remote or hilly terrains with service deficit, with service deficit.
हो गया। हो गया। तो ये हमारा सोशल कॉज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आएंगे पॉलिटिकल पे। ये डायग्राम बाय द वे सब बना लीजिए अपने कॉपी में, लिख दीजिएगा फिगर एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ इंडिया। हो गया। चलिए, अब आते हैं पॉलिटिकल पे। इसमें जो सबसे फेमस होगा वो क्या होगा? हाँ, ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल सही। तो इसमें पहला जो कॉज है ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, इसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो डिलेज करवाए जाते हैं वो। ठीक है, मान लीजिए मनरेगा, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे वीवीजी रामजी एक्ट के बारे में। ठीक है, उसमें कहा गया कि अगर आपको, आपने काम मांगा एंड 15 दिन तक आपको काम नहीं मिला तो उसके लिए आपको अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, वो डेली बेसिस पे आपको अलाउंस मिलेगा। अगर ब्यूरोक्रेट अगर फाइल ही नहीं साइन करे, बोले हाँ बाद में दिलाएगा, अभी दूसरा काम कर रहे हैं, तो क्या आपको पैसा मिलेगा टाइम पे? आपने जो काम किया वो पैसा मिलेगा टाइम पे? मिलेगा? मनरेगा ही वर्कर्स को देख लीजिए, जब तक वहां से ब्यूरोक्रेट साइन करके नहीं भेजा, क्या फंड रिलीज होगा? नहीं होगा। तो आपको जब पैसा टाइम पे मिला नहीं, आपकी अर्निंग हुई नहीं, तो आप खाना खा पाइएगा अच्छे से? अपने बच्चों का स्कूल फी भर पाइएगा? आपके बच्चे एजुकेशन से पुअर हो गए, आप रिसोर्स से पुअर हो गए। तो ब्यूरोक्रेटिक अपैथी क्या करती है? पुअरनेस क्रिएट करती है सोसाइटी में। ठीक है, पहला ये आ गया। सेकेंड आ गया करप्शन। ठीक है, करप्शन। करप्शन कैसा, ये बताइए। अगर मैं आपको कहूं कि आपको पॉलिटिकल कॉज ऑफ पॉवर्टी लिखना है, आपने लिखा करप्शन, उसके लिए अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो क्या मैं एग्जांपल दूंगा, बताइए। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, और कोई? ओके, और कोई? सबसे रिसेंट एग्जांपल आपके बिहार का विक्रमशिला वाला कांड नहीं सुने? क्या हुआ था? ब्रिज कोलैप्स कर गया था, उसके कारण से क्या हुआ? कनेक्टिविटी टूट गया। कनेक्टिविटी टूटने से उसके बाद क्या हुआ, क्या इफेक्ट आएगा उससे? मतलब मुझे अगर कहीं जाने के लिए 2 घंटा पहले लगता था, अब मुझे जाने के लिए कितना लग रहा है? 5 घंटा। बाकी का 3 घंटा मैं क्या कर रहा हूँ? कार ड्राइव। तो जो 3 घंटा में मैं अपना स्किल बढ़ा सकता था, कुछ अर्न कर सकता था, कहीं जाके काम करके कमा सकता था, वो 3 घंटा मेरा कहाँ चला गया? ड्राइविंग करने में और ट्रैवलिंग करने में। तो जो करप्शन का अगर आपको लिखना भी है तो मेजर एग्जांपल में अभी जो बिहार का विक्रमशिला इंसिडेंट हुआ है वो आप लिखिएगा, एंड उसमें लिखिएगा कि वो क्या लीड कर गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है कि अगला बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपका गॉन, मतलब जो 3 घंटा में मैं कहीं जाके काम कर सकता था, 3 घंटा का पैसा मेरा कहाँ चला गया? ट्रेवलिंग में। आया समझ में? एक तो पैसा भी नहीं आया, ऊपर से टाइम भी लग गया एंड पैसा भी लग गया, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर चल रहा हूं तो 2 किलोमीटर का पैसा लगता था, अब 5 किलोमीटर जाऊंगा तो 5 किलोमीटर का पैसा लगेगा। तो 3 तरीके से मैं डिप्राइव हो गया। हो गया ना? तो करप्शन लीड्स क्या कर दिया? अभी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दिया। ठीक है, तो जब भी करप्शन लिखना है आपको पॉवर्टी के कारण में, आपको ये विक्रमशिला वाला एग्जांपल वहां डाल देना है। इसी को कहा जाता है करेंट लिंकेज। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? करप्शन।
थर्ड बताइए पॉलिटिकल कॉज में, वो कैसे ये बताइए। हम्म, और कोई। रेट टैपिज्म, वो तो करप्शन में ही आ गया। और कोई। वन साइज फिट ऑल अप्रोच का नाम सुने हैं? उसमें क्या होता था, जो पूरे भारत के लिए एक जैसा पॉलिसी, एक साइज में सबको फिट कर दिया। अब बिहार का जो टोपोग्राफी है वो नॉर्थ ईस्ट का तो टोपोग्राफी नहीं है। बिहार तो छोड़िए, नॉर्थ बिहार तो और साउथ बिहार का भी टोपोग्राफी एक जैसा नहीं है। तो अगर पूरे के लिए गवर्नमेंट एक ही प्लान बना दिया तो क्या वो इफेक्टिव के साथ काम करेगा? इफेक्टिवनेस उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, ये वन ऑफ द मेजर कॉज है आपका पॉलिटिकल कॉज ऑफ पोवर्टी का, कि जिससे कि इफेक्टिवनेस कम हो जाता है एंड जो लोग को सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये तीन लिख लीजिए पॉलिटिकल कॉज में, एंड करप्शन के बगल में लिख लीजिएगा वो वाला। कौन ये, करप्शन, ये ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, मतलब ब्यूरोक्रेसी के द्वारा डिले हो जाना। इसमें लिख दीजिएगा रिलीज ऑफ फंड्स हो गया ऑन टाइम। एग्जाम्पल, तीनों में एग्जाम्पल भर लीजिए। ब्यूरोक्रेटिक अपैथी में रिलीज ऑफ फंड्स ऑन टाइम, करप्शन में लिखिएगा विक्रमशिला वाला इंसिडेंट। यही प्री का पॉवर्टी का क्लास होता है ना, 10 मिनट लगता है मुझे ये खींचने में, ये सब चीज इसमें फ्री। वन साइड फिट ऑल अप्रोच। इसका एग्जाम्पल पहले प्लानिंग कमीशन होता था, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं, अर्लियर प्लानिंग कमीशन लिख सकते हैं। हाँ, बट हम लोग पढ़े ना लॉन्ग टर्म, तो प्लानिंग कमीशन 2014 में ही एबोलिश हो गया ना, बट जो 2014 तक था तो वहां तक तो ये एक साइकिल क्रिएट कर दिया था, इसलिए। अब तो नीति आयोग है, तो वो अपना हर स्टेट का खुद का प्लान बनता है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जिसको कहते हैं। हो गया, चलिए, तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर एग्जाम में आपका आ जाए कॉजेज ऑफ सॉरी, अगर एग्जाम में आ जाए आपका कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो आप तो कॉपी टेढ़ा करके लिखिएगा नहीं, तब कैसे लिखना है, तो सुन लीजिए। ऐसे लिखेंगे कॉजेज, इसमें एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। ओके, इसी को कहा जाता है हब एंड स्कोप मॉडल। ठीक है, उसका ये वर्टिकल फॉर्म, अगर इसमें पूरा कर दे तो राउंड फॉर्म में हब एंड स्कोप आएगा। तो ये वाला फॉर्मेट हमेशा कॉज में लिखना है। इससे क्या पता चलता है, एग्जामिनर को पहले 4 डायमेंशन हाईलाइट हो गए हैं, और 4 डायमेंशन में इतने सारे कॉज उसको पता चल गए हैं। अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे, पैट्रियार्कियल नॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट कम है, अनपेड लेबर वर्क है, तो इसमें एग्जामिनर को डायमेंशन तो नहीं पता चल रहा है, तो आपका कॉपी दूसरे के कॉपी से कैसे अलग लगेगा, सिंपल समझिए, ऐसे अलग लगेगा।
ठीक है, एग्जाम में ये पैटर्न आपको लिखना है। सोशल कॉज तो कल्चर कॉज में नहीं, सोशियो कल्चरल था वो। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तब कल्चरल में क्या हो जाएगा आपको ये बताइए। बिल्कुल, लाइक जो आपका कास्टाइजेशन ये सब था, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये चला जाएगा कल्चरल में, बाकी आप ले आइए सोशल में, हो गया। सोशियो कल्चर एक ही टर्म में आता है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आज के पेपर में किसी ने ऐसे लिखा बताइए। वो नेक्स्ट पेज वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके क्लास के बाद जब सर आएंगे वो बताएंगे, ठीक है, वो उनका डिपार्टमेंट है भाई बहन। मैंने बस बता दिया है कि जो मेरा कंटेंट है उसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो एग्जामिनर अच्छा देखेगा, ठीक है। वो खुद आएंगे, वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है बताने में भाई बहन, ठीक है। जो शिवानंद सर आएंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देखिए, समझिए, अब देखेंगे पॉवर्टी का विशेष साइकिल क्या कहता है। पॉवर्टी का विशेष साइकिल ये कहता है आपको कि जो आपकी सेविंग्स होती है, ठीक है, वही आपकी इनकम होती है इन फ्यूचर ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अभी जो आप बचाइएगा वही आपकी कमाई होती है, ठीक है। ये इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, कि इसलिए कहा जाता है जो सेविंग्स इकोनॉमी है वही जाके इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी बनती है, ठीक है। आप गरीब से गरीब देश में देख लीजिएगा, वहां पे लोग जो है सेविंग कम करते हैं एंड खर्च ज्यादा करते हैं। एंड यही आप जो डेवलप इकोनॉमी देख ले लाइक यूएस, वहां पे लोग सेविंग ज्यादा करते हैं। कैसे पता चलता है इसका सेविंग के बारे में? इंडिया में जब स्टॉक्स के रेट हाई होते हैं तो सारे यूएस के पैसा कहाँ लग जाता है? इंडिया में, ठीक है। फिर न्यूज आता हुआ कि यूएस के बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया, तो यूएस वाले क्या करते हैं? इंडिया से सारा पैसा खींच के अपने बैंक में डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? वहां सेविंग इकोनॉमी है, वहां के लोग सेव करते हैं। आप ही लोग में से कितने लोग अभी सेव करते हैं ये बताइए? एक दो, पीछे तीन। एसआईपी। एंड बाकी सब लोग नहीं सेव करते हैं, सब मेरा वाला आदत है। बिल्कुल सही। मेरे पास सेविंग सुनिएगा, जीरो। आदमी पैसा रखता है किस लिए? खाने पीने के लिए, खा पी के खत्म करिए। ये सब थ्योरी, ये सब बेकार है, ये बस लिखने में अच्छा लगता है, लेके पैसा थोड़ी जाइएगा, ठीक है। बस ये पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है ना। पैसा है तो उसको खर्च करके अपना शौक पूरा लीजिए, सिंपल बात है। क्या खरीदने में? कोर्स खरीद, हाँ ये नहीं, सेविंग करना है सब, ठीक है। अब देखिए, तो अगर सेविंग मेरे पास नहीं है, ठीक है, जाए अविनाश जी के पास सेविंग नहीं है, तो ये क्या यहाँ पे कोर्स खरीद पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इनका यहाँ पे कोर्स खरीदना क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ये कोर्स यहाँ नहीं खरीद पाएंगे तो क्या मेरे से ये मेंस का इकोनॉमिक्स सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर ये नहीं सीख पाए तो इनका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? कम हो गया। और इनका अगर नहीं सीख पाए, स्किल ही नहीं जनरेट हुआ, तो एग्जाम में इनको अच्छा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। और जब प्रोडक्शन ही कम हो गया, एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं मिला, तो क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा।
इनकम नहीं हुआ, इनकम नहीं हुआ तो क्या फिर से क्या हुआ, लॉस से भी, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो एक पूरा एक विशियस साइकिल हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जो सेविंग होता है अगर वो आपके पास है तो आप उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ही का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, एंड आपका जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड जब उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, एंड जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा सेविंग, इसलिए लो इनकम तो लो सेविंग, एंड यही साइकिल चलता रहता है, एंड आदमी कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पाता है, इसलिए उनका इनकम क्या होता है, कम रहता है, एंड वो पुअर का पुअर ही रह जाता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, एंड ये फॉर्मूला है आपका फंक्शन सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन इनकम, जो सेविंग है वही आपकी इनकम है, व्हेन फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा थोड़ी सेविंग जीरो है तो इन्वेस्टमेंट इनकम आपका जीरो हो जाएगा, कुछ भी तो इनकम रहेगा, इसलिए फंक्शन ग्रेटर देन जीरो यहाँ दिया गया है। एंड एग्जाम में जब पूछा जाए पॉवर्टी पे क्वेश्चन, ट्राई करिए ये वाला फॉर्मूला एंड ये विशियस साइकिल वहां पे कैसे भी इनकलकेट कर दीजिए, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। ऊपर में है, हाँ ये इनकम लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू सेविंग एंड आई इज इक्वल टू इनकम, देखिए ना, सेविंग इज टू इनकम, अगर फॉर्मूला में आप सेविंग को बढ़ाइएगा तो इनकम भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपसे सेविंग बढ़ेगा तो यहाँ इनकम भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों रखे जब फंक्शन में आपका ये हो रहा है, तो क्योंकि एक जीरो होगा तो दूसरा जीरो थोड़ी हो जाएगा, ये भी तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो एक के जीरो होने के साथ दूसरा भी तो जीरो हो जाता, इसलिए हम लोग इसको फंक्शन में डिनोट किए। ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहता तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। एंड मेरा एनर्जी आज प्लीज थोड़ा लो रहेगा क्योंकि मेरा तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बियर करेगा मेरे एनर्जी के साथ, डाउन है आज क्लास। लो प्रोडक्शन, एन है, डी के ऊपर एन है, एंड उसी से आपका लीड हुआ लो इनकम का, एंड इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं है, तो आज से सेविंग करिएगा सब लोग, नहीं तो फिर कोर्स कैसे खरीदिएगा, हाँ। अच्छा वो वाला मीम आजकल इंस्टाग्राम पे आ रहा है, सब देख रहे हैं, हाँ पापा वो 5,000 भेजना, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसमें वो बोलता है, हाँ पापा याद है आप कॉलेज में मुझे 5,000 रुपया मंथ का देते थे, जी याद है, तो पापा वो भेजना मुझे याद आ रहा है, क्या तो नहीं वो 5,000 रुपये एक बार भेज देना ना, थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाएगा तो फिर आप फोन काट देता, ठीक है, चलिए इसको राइट अप लिखते हैं, द एवर फॉर्मूला tells us that saving is positively related with income, positively related with income. It means that income level goes up, savings would also tend to go up. Thus, thus savings would also tend to go up. Thus, in poor countries where
most incomes have to be spent to meet current, often urgent needs, leads to national saving tends to be low. National saving tends to be low. हो गया? चलिए कंटिन्यू करूं, 10 मिनट की छोड़ दूं? वो सर आके बताएंगे ना जी, वेट कर लीजिए। फिर अगर सर से भी मान लीजिए कि उतना सेटिस्फाई नहीं हुए, तो लास्टली तो मैं हुई ना। अभी उसमें आपने ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ा नहीं है, क्योंकि आज टाइम निकल गया। वो रहता तो ट्रिकल डाउन थ्योरी भी मैं बताता। वो हम लोग जानते हैं कहाँ पढ़ेंगे? पॉवर्टी एलिवेशन जो मेजर्स होगा ना, उसमें सब लोग गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पॉवर्टी एलिवेशन मेजर चेंज हुए ओवर द टाइम। लाइक अभी कौन सा मेजर चल रहा है गवर्नमेंट का? नहीं, अभी राइट बेस्ड अप्रोच चल रहा है। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब हम आपको इंपावर करेंगे, आप खुद ही अपना इनकम कमाइएगा। लाइक राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जो पहले चलता था वो चलता था ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसमें हम लोग देखेंगे यूएस का एक रेनाल्ड्स रीगन, उसके जो प्रेसिडेंट है, उनका थ्योरी वहां पे देखेंगे। वहां पे 70% पहले अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स था, उन्होंने काट के 28% कर दिया। उसके बाद अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ। सेम चीज अपना है डोनाल्ड ट्रंप में। तो ये कहाँ पे आएगा यूज हमारा? जब हम एग्जाम में जब कोई अप्रोच लिख के केस स्टडी डालते हैं इकोनॉमिक्स में, एग्जाम्पल इन यूएस Reagan Reynolds applied this theory and made the tax cut, ठीक है। इन रिसेंट डोनाल्ड ट्रम्प डज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद हम लोग देखेंगे टारगेटेड बेनिफिशियरी अप्रोच, ठीक है। तो ये 3-4 अप्रोच होगा, ठीक है। तो कल ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट कमिटीज देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे पॉवर्टी निकालने के, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी पे आएंगे, देन अनएम्प्लॉयमेंट पे आएंगे, ठीक है। तो अभी अच्छा खासा चंक बाकी है पहला मॉड्यूल में, ठीक है। अब आएंगे निहित सर, आपका पॉलिटी ले लेंगे। एंड बाय द वे आपकी फर्स्ट क्लास सबसे शायद इकोनॉमिक्स ही होगी।